नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भारत है ये किस प्रकार से अंग्रेजों का गुलाम बना, या इसी को हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार अपना गुलाम बनाया, कैसे अपना गुलाम बनाया, ऐसा क्या हुआ था, क्या परिस्थितियां थी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो इसको हम लोग जो है अच्छे से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको काफी कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। तो देखिएगा, बात करें अगर हम हमारे भारत की, तो भारत जो है ना, प्राचीन समय से ही हम लोग देखते हैं कि यहां पर बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य रहे हैं। प्राचीन काल की बात करें तो मगध साम्राज्य, महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, बड़े बड़े राज्य। उसके बाद फिर मगध साम्राज्य आता है, मगध का उत्थान होता है जहां पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद फिर मौर्य वंश, ये सब यहाँ पर रूल करते हैं। मौर्य साम्राज्य जो कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत का, माफी चाहूंगा, हमारे भारत का सबसे पहला साम्राज्य माना जाता है मौर्य साम्राज्य को, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कालांतर में सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया। आगे चल करके हम लोग देखते हैं शुंग वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश। ठीक इसी तरह से दक्षिण में चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश बंगाल का। ठीक इसी तरह से राजपूतों ने शासन किया। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन समय से ही हमारे भारत में बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करते थे। मध्यकाल में तो भाई सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने पूरे भारत को जीत लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बादशाह अकबर, मुगल बादशाह, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इस टाइप के महान शासक और महान विजेता हमारे भारत में हो चुके थे। ठीक, और जिस समय भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया, उस समय भारत में मुगल सत्ता स्थापित थी, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी। तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा होने के बावजूद भी, खैर कुछ तो प्राचीन समय में थे, लेकिन जिस समय अंग्रेजों का आगमन हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ, उस समय मुगल थे जो बहुत शक्तिशाली थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था, और भी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। बाद में मराठे भी आ जाते हैं, ठीक, टीपू सुल्तान आ जाते हैं। ठीक, तो इतने शक्तिशाली शासकों के होते हुए भी अंग्रेजों को कैसे भारत को अपना गुलाम बनाने में सफलता प्राप्त हुई, इसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बात करें हम लोग भारत में यूरोपियों के प्रवेश की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ष 1498 में यूरोप का एक देश है पुर्तगाल से एक समुद्री यात्री वास्को डी गामा, ये जो है समुद्री यात्रा करके भारत तक पहुंच जाता है, और यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाती है। अब जो समुद्री मार्ग खोजा गया था, इसको खोजने के पीछे क्या कारण था, ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जाना था, जिसमें मैंने बताया था ना कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, उसको मैंने डिटेल में बताया था। किस कारण से भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए नवीन समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी यूरोपियों को, वो सारा चीज मैंने वहां डिटेल में बताया है। ठीक, तो यहां पर मोटा माटी आप लोग ध्यान में रखना कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन है वो 1498 में होता है। ठीक, 1498 में वास्को डी गामा पहला यूरोपीय था जो समुद्री यात्रा करके भारत पहुंचा था। और ये जो है ना, किस लिए आया था? भारत को अपना गुलाम बनाने नहीं आया था वास्को डी गामा, ये व्यापार करने आया था। यहां से काफी सारी वस्तुएं वो खरीद करके ले जाता है अपने देश में, और उसको बेच करके मोटा मुनाफा कमाता है। उसके बाद फिर पुर्तगाली, जो अन्य जो पुर्तगाली यात्री हैं या व्यापारी हैं, वो भारत में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और भारत में अपने व्यापार को फैला लेते हैं। लगभग 100 साल तक जो है पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद, मैं यहां लिखता चलता हूं, पुर्तगाल, ठीक, सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद आते हैं डच। ठीक, डच के बाद आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज अकेले नहीं थे, ध्यान रखना, भारत पर या फिर भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय आए थे, उनमें अंग्रेज अकेले नहीं थे। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं। ठीक, डेनिस,
इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक, फ्रांसीसी। इसके बाद स्वीडन के व्यापारी भी आए थे, ध्यान रखना, और भी कुछ छोटे मोटे इधर उधर से आते जाते रहते थे, ठीक। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से ये 5 यूरोपीय देशों का भारत में आगमन होता है और इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? व्यापार। क्या उद्देश्य था भारत में इनके आगमन का? व्यापार करना, व्यापार करके लाभ अर्जित करना, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन कालांतर में जब ये लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और भारत में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है जो इनको रोक सके, तब ये लोग क्या करते हैं? भारत के क्षेत्रों को हस्तगत करने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये सभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां कामयाबी किसको मिलती है? अंग्रेजों को यहां पर कामयाबी मिलती है और अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लिया और लगभग 200 सालों तक यहां पर अपनी हुकूमत बनाए रखी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पुर्तगाली आ गए, उनकी देखा देखी में डच आ गए, उनकी देखा देखी में अंग्रेज आ गए, डेनिश आ गए, फ्रांसीसी आ गए। तो हमको इनकी बातें नहीं करनी है, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इनकी बातें हमको नहीं करनी है, हमको देखना है अंग्रेजों को, क्योंकि जो फाइनल जो विनर रहा वो थे अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए थे ना भाई, अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया था, भारत को अपना गुलाम बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, ठीक। तो बात करें अंग्रेजों की तो देखना क्या होता है कि पुर्तगाल और स्पेन, ये 2 देश थे यूरोप के जिन्होंने साम्राज्यवाद की शुरुआत की, या फिर सरल शब्दों में कहूं कि अपने देश से निकल करके दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपने व्यापार को फैलाने का प्रयास किया। कौन कौन थे ये? पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। ये शुरुआत में 15वीं शताब्दी में, ठीक। पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, भारत की खोज नहीं करता है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज करता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें स्पेन का एक नाविक था कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। ध्यान रखेंगे, अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी और भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के मार्ग की खोज हुई थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में लोगों को उस समय तक पता ही नहीं था कि इस टाइप का कोई धरती या फिर कोई जमीन, महाद्वीप कुछ भी है, इस टाइप से लोगों को पता ही नहीं था अमेरिका के बारे में, ठीक। लेकिन भारत और अन्य पूर्वी देशों के विषय में यूरोपियों को पता था कि भाई पूर्व में एक देश है भारत, एक देश है चाइना, उधर मलेशिया जहां पर मसाले वसाले मिलते हैं, रेशम मिलते हैं, सूती कपड़ा मिलता है, ये सब इनको पता था। बस यहां कैसे पहुंचा जाए वो रास्ता इनको नहीं पता था। तो भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के मार्ग की खोज की गई और अमेरिका की खोज की गई थी, ठीक। इस डिफरेंस को ध्यान में रखना, ठीक। तो शुरुआत में ये दोनों जो हैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर अपना व्यापार फैलाना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, यूरोप के जो दूसरे देश हैं वो लोग देखते हैं भाई पुर्तगाली, स्पेन के लोग, ये लोग जो है अपने देश से निकल करके जा रहे हैं बाहर, दूसरे क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, वहां से माल लेकर के आ रहे हैं, यूरोप के बाजारों में बेच रहे हैं, मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी ऐसे ही करें, ठीक। डचों ने कोशिश करना शुरू किया, अंग्रेजों ने कोशिश करना शुरू किया, डेनिश, फ्रांसीसी सभी ने कोशिश करना शुरू किया, लेकिन ये दोनों पुर्तगाली और जो स्पेन थे ना, इन्होंने अपनी मोनोपोली कायम करके रखी थी कि भैया हम दूसरे किसी को इस व्यापार में हिस्सा नहीं देंगे, ठीक। लेकिन पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का जो वर्चस्व है वो 100 साल के अंदर टूट जाता है और जो डच और जो अंग्रेज है ना, ये पूर्वी देशों तक पहुंच जाते हैं, ठीक, पूर्वी देशों तक पहुंच जाते हैं, ठीक। तो यहां पर होता क्या है, बात करेंगे हम अंग्रेजों की, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के जो कुछ व्यापारी हैं ये मिलकर के कंपनी बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं भाई, और उस कंपनी के माध्यम से हम भारत और उसके आसपास के अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे, ठीक। ये जो कंपनी बनी थी 31 दिसंबर सन 1600 को ये कंपनी बनाई गई थी, ठीक। 31 दिसंबर सन 1600 को ये कंपनी बनी और इसको ये लोग रजिस्टर भी करवा लेते हैं, मतलब इसको जो है लाइसेंस भी मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। और उस समय की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, वो जो है क्वीन एलिजाबेथ थी, हाँ, महारानी एलिजाबेथ, तो वो जो है
इसको लाइसेंस दे देती है, बोलती है ठीक है तुम लोग जाओ व्यापार करो, अच्छी बात है, हमें टैक्स मिलेगा। ठीक, तो 1600 में कंपनी बनी। अब जो है इस कंपनी का नाम क्या था, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई, तो 1600 में स्थापित हुई थी। ठीक, महारानी एलिजाबेथ ने जो है इनको लाइसेंस दे दिया, अधिकार दे दिया, अधिकार पत्र प्रदान कर दिया कि जाओ भैया तुम भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। ठीक, अब जो है इनको बन गया, कंपनी बन गया, महारानी ने भी इनको जो है अधिकार दे दिया व्यापार करने के लिए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने नाविक दल भेजना शुरू कर देता है। ठीक, एक दो बार भेजते हैं जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिल पाती है, और इनको कामयाबी मिलती है वर्ष 1608 में। ठीक, 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पहुंचने में कामयाबी मिलती है, और यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविक दल को नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, ठीक, जो हॉकिंस का प्रेशर कुकर आता है ना, वही वाला हॉकिंस। ठीक, मतलब आगे चलकर के इसी के खानदान वालों ने हॉकिंस का कुकर इजाद किया होगा, खोज किया होगा, तब हॉकिंस का कुकर। ठीक, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक, चलो, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आता है सन 1608 में। अब देखना इस समय भारत की क्या स्थिति थी, तो इस समय भारत में भाई मुगल सत्ता थी, बड़े मतलब जबरदस्त तरीके से लोग रूल कर रहे थे। बादशाह अकबर की डेथ हो चुकी थी सन 1605 में। बादशाह अकबर ने क्या जबरदस्त शासन किया था, लगभग 50 साल तक। ठीक, उसके बाद उसका जो बेटा था मुगल बादशाह अकबर का, जहांगीर, ये जो है जहांगीर, ये वर्ष 1608 की स्थिति में मुगल बादशाह था, और मुगल जो है भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इस समय दक्षिण में बहमनी साम्राज्य भी था, विजयनगर साम्राज्य लगभग पतन की ओर था, पतन हो ही चुका था क्योंकि तालीकोटा का युद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो चल रहा था। ठीक, बहमनी साम्राज्य ठीक ठाक कंडीशन में था, हालांकि वो भी टूट गया था अलग अलग 5 भागों में, लेकिन थे शक्तिशाली। जो गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है, ये लोग शक्तिशाली थे। ठीक, तो अब जो कैप्टन हॉकिंस है वो आता है मुगल दरबार में, जहांगीर के पास, आगरा में। ठीक, आगरा में आता है। अब यहां पर खेल शुरू होता है अंग्रेजों का। ठीक, अब देखो अंग्रेज जो है ना, ये बहुत बड़े वाले चाटुकार थे, आज भी होंगे नहीं पता। ठीक, अंग्रेज जो हैं बहुत बड़े वाले चाटुकार, चाटने में माहिर। ठीक, तो जो कैप्टन हॉकिंस है ये जहांगीर के पास आता है आगरा में, मुगल दरबार में, और बादशाह के सामने बिल्कुल 90 डिग्री में झुक जाता है। ऐसे बादशाह सलामत, जो भी वो बोलता होगा, योर हाइनस, ये लोग बोला करते थे। और हॉकिंस ने बाकायदा फारसी भाषा सीख रखी थी, इसको फारसी आता था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था, यूरोपीय लोगों को पता था भारत में कौन सी लैंग्वेज चलती है। अच्छा, एक और चीज, जो महारानी थी ना, महारानी की भी खैर उधर डेथ हो चुकी थी, तो उधर से जो ब्रिटेन का जो शासक था उसका पत्र अकबर के नाम से हॉकिंस को दिया जाता है कि भाई वहां पर अकबर शासन कर रहा है। ठीक, तो मैं तुमको पत्र दे रहा हूं अकबर के नाम से, उसमें रिक्वेस्ट किया हुआ होता है कि हमारा और आपके देश के साथ जो है व्यापार समझौता होना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, इस टाइप से। तो हॉकिंस जो है एक पत्र लेकर के आया था, किसके नाम से, अकबर के नाम से। ठीक, लेकिन अकबर की तो डेथ हो चुकी थी भाई। उस समय जो क्या बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन काफी धीमा था। ठीक, कोई भी जो संदेश है वो देर से पहुंचता था। हालांकि इनको पता था अकबर रूल कर रहा है, लेकिन उसके डेथ की खबर जो है उनको पता नहीं थी। ठीक, तो ये चीज भी है, ध्यान रखना। हॉकिंस के पास जो है अकबर के नाम का एक पत्र था। तो जहांगीर के दरबार में ये पहुंचता है, और जहांगीर की खूब मतलब क्या बोलना चाहिए, तारीफ करता है, खूब प्रशंसा करता है, उसको काफी सारे गिफ्ट्स भी देता है। बोलता है मैं 7 समंदर पार से आया हूं, इंग्लिस्तान से आया हूं, आपके साम्राज्य में मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यापार करने की अनुमति दीजिए। और ये क्या बोलता है कि सूरत जो गुजरात में है ना, बंदरगाह हुआ करता था उस समय, आज भी है बंदरगाह। ठीक, तो सूरत में मुझे एक कोठी स्थापित करनी है। ठीक, कोठी, जिसको ये लोग बोलते थे कोठी को फैक्ट्री। ठीक, ये क्या कहते थे, कोठी को फैक्ट्री। फैक्ट्री से आप ये अनुमान मत लगाना कि वहां पर किसी चीज का उत्पादन होता था, एक तरह से ये गोडाउन होता था। क्या होता था, गोडाउन।
जिसको हिंदी में हम क्या कहते थे, गोदाम, ठीक, जहां पर माल रखा जाता है। ठीक, तो क्या बोलता है, मुझे एक व्यापारिक कोठी, व्यापारिक फैक्ट्री लगानी है सूरत में, आप हमें अनुमति दीजिए, व्यापार करने की अनुमति दीजिए। लेकिन इस समय मुगल साम्राज्य में जो पुर्तगाली व्यापारी थे ना, उनका वर्चस्व था, तो उनके दबाव के चलते जो वो लोग बोलते हैं कि भाई इनको आप जो है बिल्कुल भी परमिशन मत दीजिएगा, बिल्कुल बेकार आदमी लोग हैं, हम लोग जानते हैं यूरोप में हमारे पड़ोसी हैं, ठीक, हम लोग आपके साथ अच्छा व्यापार कर रहे हैं, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। तो जहांगीर यहां पर मना कर देता है इनको, हॉकिंस को, कि नहीं भैया मैं तुमको परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन हॉकिंस जो है बहुत ज्यादा मतलब इसको प्रशंसा करता है, ठीक, बहुत मतलब इसकी चापलूसी करता है। ठीक, यहां पर चाटुकार के स्थान पर हम लोग चापलूस भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति आता है लगभग कब, 1615 में। ये दो लोगों का नाम हम लोग देखेंगे, टॉमस रू, सर टॉमस रू। ठीक, सर टॉमस रू, इसने कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। ठीक, टॉमस रू ने। अब यहां पर ध्यान रखना कि सूरत में इन्होंने जो है व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मांग की थी 1608 में, जो कि पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आगे चल करके सूरत में जो है इनकी व्यापारिक कोठी स्थापित हो जाती है। अब हॉकिंस जो है मुगल साम्राज्य में घूम रहा है। ठीक, अब वही इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग जो है दक्षिण भारत में जाते हैं, और दक्षिण भारत में एक जगह है मुसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। ठीक, मुसलीपट्टनम ही लिखते हैं हम, मसूलीपट्टनम भी लिखा जाता है इसको, मसूलीपट्टनम। ठीक, ये दक्षिण में एक जगह है, और यहां पर जो है इनको व्यापारिक कोठी लगाने की अनुमति मिल जाती है मसूलीपट्टनम में। ठीक, मसूलीपट्टनम में। ठीक, तो ये लगभग 1611 के आसपास यहां पर स्थापित होता है, और सूरत वाला जो बात है वो 1613 में कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई, मसूलीपट्टनम में। वहीं अगर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहां लगी, तो वो सूरत में लगी। ठीक, तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो है यहां के राजाओं को, यहां के बादशाहों को, यहां के सुल्तानों को उनकी चापलूसी कर करके उनसे क्या प्राप्त किया, व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया। व्यापारी बनकर के आए थे, ध्यान रखना, व्यापारियों का काम क्या होता है, माल खरीदना, माल बेचना, यही उनका काम होता है ना, लाभ प्राप्त करना। जैसे अभी हमारे यहाँ के जो सिंधी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, ठीक, ये क्या बोलते हैं, बस उनको व्यापार ही दिखता है, पीसो के अलावा कुछ नहीं। ठीक, जरूरी भी है, आप जो काम करते हो भाई आपका ध्यान वहीं रहना चाहिए। ठीक, और इसीलिए जो है मारवाड़ी सिंधी ये सक्सेस हैं, क्योंकि वो अपने काम से नहीं हटते हैं, उनका काम है व्यापार करना, उनको व्यापार करना अच्छे से आता है, तो वो वही चीज करेंगे, जिसको जो चीज आता है वही चीज करना उचित है। ठीक है ना, तो ये लोग व्यापार करने आए थे, इनका उद्देश्य था लाभ अर्जन करना। तो राजा महाराजाओं के पास जाते, चापलूसी करते कि हम आपको जो है इतना टैक्स देंगे, उनको गिफ्ट देते थे, महंगे महंगे चीजें दिया करते थे, विलायती शराब पिलाते थे, जो यूरोप में जो शराब वराब बनता था ना, विदेशी, जिसको आज के समय में हम विदेशी कहते हैं। ठीक, तो वो शराब इनके लिए लाया जाता था। ठीक, अलग अलग तरह से इनको खुश करने की कोशिश किया जाता था कि भाई हमको व्यापारिक अधिकार दिया जाए। ठीक, अब इनको मिल भी जाता था। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही चापलूसी कर करके अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी शुरू कर दी। ये तो पहला मसूलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया। आगे चल करके ये लोग जो है मद्रास में अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं, कलकत्ता में अपनी कोठी बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद बंबई इनको दहेज में मिलता है। होता क्या है कि जो पुर्तगाली है ना, ये जो पुर्तगाली हैं, इनका अधिकार होता है बंबई पर, और बंबई जो है उस समय मात्र टापू था, किसी काम का नहीं था। और पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह होता है एक अंग्रेज राजकुमार से। ठीक, तो यहां पर जो पुर्तगाली हैं उन्होंने जो बंबई को दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। अब जो राजकुमार था उसके किसी काम का तो था नहीं बंबई, वहां आकर के कौन सा वो क्या करता, भाई हनीमून मनाने थोड़ी ना आता वहां। ठीक, तो वो क्या करता है राजकुमार,
उस क्षेत्र को, जो बंबई वाला जो क्षेत्र है ना, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता, मात्र 10 पाउंड किराए पर, वार्षिक किराए पर। और अंग्रेज जो है उसको फिर अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि वो उनको मिला है ना, वो उनकी मिल्कियत हो गई, उनकी संपत्ति हो गई, तो उसको अपने लायक बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और आज का जो बंबई देखते हैं ना हम, वो 400-500 साल पहले वैसा नहीं था, बिल्कुल बियाबान था, टापू था, पानी था उसमें, समुद्र था। ठीक, इन्होंने जो है वहां पर लैंड बनाया, जमीन बनाया और रहने लायक बनाया। ठीक, तो बंबई को ये लोग बनाते हैं। कलकत्ता को ये लोग, इन्होंने खरीदा था। ठीक, अंग्रेजों ने कलकत्ता को खरीदा था, और कलकत्ता इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। अगर हम सूरत की बात करें तो भाई सूरत बंदरगाह था, तो यहां पर जो है ना बाकी व्यापारी भी आते थे। सूरत में कभी भी अंग्रेजों ने कलकत्ता जैसा अधिकार नहीं कर पाया। ठीक, तो देखो कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता जो कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। होता क्या है कि अंग्रेज जो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई, मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई, बंबई इनको मिल जाता है, और भी काफी सारे जो जगह है, मद्रास वगैरह, ठीक, तो वहां पर ये लोग अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं और भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेजों का क्या था कि भाई अगर सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो जो पहले से सक्सेस है उनको कमजोर करो। तो यहां पर पुर्तगाली पहले से सक्सेस थे ना, 100 साल तक इन्होंने भारत में व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा, तो इनके व्यापार को कमजोर करना शुरू कर दिया। और पुर्तगालियों को भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है ना, जहां पर हमारा गोवा, बंबई, गुजरात, ये वाला जो एरिया आता है, अरब सागर वाला जो एरिया, उसी तरफ कुछ क्षेत्रों में उनको सीमित करके रख दिया कि भैया तुम लोग यहीं आसपास रहो, ज्यादा मत उड़ो। ठीक, तो उनको वो लोग एक तरह से कमजोर कर देते हैं। डचों की भी कुछ वही हालत हो जाती है। ठीक, डेनिश की भी कुछ वही हालत हो जाती है। लेकिन फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब छोटे छोटे क्षेत्रों पर ये लोग जो है अपनी कोठियां स्थापित कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कंपनी के रूप में व्यापार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये भारत में अपने आप को सुदृढ़ कर लेते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक, व्यापारिक दृष्टिकोण से। और जिसके पास पैसा होगा वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, पैसा होगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो होता क्या है, वर्ष 1699 में बंगाल के एक जमींदार, बंगाल के उस समय क्या बोलना चाहिए, सूबेदार, जिसका नाम अजीमुशान कुछ था। ठीक, अजीमुशान कुछ था, यही नाम होना चाहिए मेरे ख्याल से, खैर उसको देखते हैं हम। तो 1699 में ये लोग 3 गांव खरीदते हैं बंगाल के सूबेदार से। ठीक, दरअसल होता क्या है कि ये जो 3 गांव है ना, ये किसी जमींदार के होते हैं जो कि टैक्स वैक्स पटा नहीं पाता है, तो उसको एक तरह से बेच दिया जाता है और उससे भरपाई की जाती है। ठीक, तो ये 3 गांव कौन कौन से थे, सूतानती, गोविंदपुर और कोलिकाता। ये 3 गांव अंग्रेजों ने खरीदा सन 1699 में। खरीद लिया मतलब जैसे कि हम लोग जमीन खरीदते हैं ना, जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद उस जमीन में हम कुछ भी करें, घर बनाएं, कुछ भी करें, या खाली रहने दें, या वहां पर पंडाल लगा के डांस करें, कुछ भी करें, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके मालिक हम हैं। ठीक, तो वैसे ही जो अंग्रेज हैं उन्होंने 3 गांव खरीद लिया, सूतानती, गोविंदपुर, कोलिकाता। अब ये इनका हो गया, यहां पर ये कुछ भी कर सकते थे। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज इन तीनों गांवों के क्या बन गए, जमींदार बन गए। उस समय होता था ना जमींदार, एक तरह से क्या बन गए, इन तीनों गांवों के जमींदार बन गए, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर वो हुकूमत कर सकते थे। भाई अब ये 3 गांव हैं तो ऐसे तो है नहीं कि खाली मैदान होगा, खाली खेत होंगे, उसमें लोग भी रहते थे, किसान भी रहते थे। ठीक, पहले होता क्या था कि किसी जमींदार के पास कोई जमीन होता था ना, तो उस जमीन में जितने भी लोग रहते थे वो उस जमींदार के अधीनस्थ होते थे, जमींदार को वो अपना राजा मानते थे। तो ठीक वैसे ही ये तीनों गांवों के जमींदार कौन बन गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज बन गए। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई इस समय तक इनको बंबई मिल चुका था। ठीक, बंबई लगभग 1668 के आसपास में इनको मिलता है। ठीक, तो बंबई इनको मिल चुका था और बंबई को ये लोग डेवलप भी कर रहे थे। ठीक, तो बंबई एक पश्चिम भारत में हो गया, ठीक, अरब सागर की ओर, जहां पर वो लोग डेवलप कर रहे थे, जो उनका पूरी तरह से हो चुका था। ठीक, बात करें सूरत की, तो भाई सूरत में तो पूरा बाजार लगा हुआ था ना,
तो उस पर पूरी तरह से कब्जा करना बड़ा मुश्किल था। ठीक, एक मद्रास दक्षिण भारत में, जिसको पूरी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। ठीक, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, छोटा सा जगह। ठीक, इसके बाद इनको जरूरत थी पूर्वी भारत में। ठीक, तो पूर्वी भारत में इस क्षेत्र को ये लोग डेवलप करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन तीनों गांवों को मिलाकर के एक नगर का रूप दे देते हैं, जिसको ये लोग नाम रखते हैं कलकत्ता। ठीक, आगे चल करके यही इनका बेस बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1707 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 1707 का जो समय है ना, ये भारतीय इतिहास में एक बोलना चाहिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहीं से भारत में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी होते हैं एक से बढ़कर एक नालायक होते हैं। ठीक, जो कि मुगलों की इस विरासत को संभालने के लायक ही नहीं थे। वो जो है धीरे धीरे देखते हैं हम, मुगल साम्राज्य धराशायी होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस घटना से केवल और केवल क्या बोलना चाहिए, इस घटना से अंग्रेजों को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि भाई पहले औरंगजेब के रहते हुए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक, अब होता क्या है, ये लोग बन गए, कलकत्ता इनको मिल गया, वहां पर रह करके पूरे बंगाल में ये लोग व्यापार कर रहे हैं, सूरत में रह करके गुजरात में व्यापार कर रहे हैं, मुसलीपट्टनम हो गया, उधर मद्रास हो गया, इनमें रह करके ये दक्षिण भारत में व्यापार कर रहे हैं। ठीक, तो व्यापार करके लोग मोटा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, अथाह पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच एक और घटना घटित होती है सन 1717 में। ठीक, 1717 में इस समय मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। ठीक, मुगल बादशाह था इस समय फर्रुखसियर, राजधानी थी दिल्ली। तो होता क्या है, इस समय तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे मजबूत गढ़ बन चुका था वो था कलकत्ता। ठीक, वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अभी तक अंग्रेजों के हाथ में कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था। ये कुछ क्षेत्र जिसको उन्होंने खरीदा था, अधिकतर क्षेत्रों को इन्होंने खरीदा था, ध्यान रखना, खरीदा था या फिर किसी राजा ने उनको गिफ्ट किया था और वहां पर वो एक तरह से जमींदार के रूप में रूल किया करते थे। ठीक, लेकिन कलकत्ता में उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत कर रखा था और बंगाल जो है ना धन धान्य से संपूर्ण था। भाई वहां से व्यापार वगैरह होता था, सूती कपड़ा वगैरह काफी वहां से मिलता था। ठीक, जिसको अपने देश में ले जाकर के वो बेचा करते थे, मोटा मुनाफा कमाते थे। तो होता क्या है, सन 1717 में कलकत्ता से एक शिष्टमंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने आता है और कुछ व्यापारिक अधिकारों की मांग करता है। ठीक, अब इस समय होता क्या है कि जिस समय ये शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचता है फर्रुखसियर से मिलने, तो फर्रुखसियर जो है ना बड़ी प्रॉब्लम में होता है। उसको कहीं पर फोड़ा उड़ा हुआ होता है, कहीं हुआ रहा होगा। ठीक, फोड़ा हुआ होता है। तो अब ये जो फोड़ा है ना उसकी जान का दुश्मन बना हुआ होता है, बड़ा उसको तकलीफ दे रहा होता है। ठीक, बड़ा उससे मतलब पीड़ादायक फोड़ा था। ठीक, तो वो इस बारे में अब होता क्या है कि इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर भी होता है। ठीक, अब डॉक्टर चिकित्सक तो भेंट करवाया जाता होगा कि ये डॉक्टर है, चिकित्सक है, किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। तो फर्रुखसियर अपनी परेशानी को बताता है कि भाई मेरे को इस जगह पे फोड़ा हुआ है, बड़ी तकलीफ है, देखो तुम कुछ कर पाते हो क्या। तो वो जो डॉक्टर है, अंग्रेज डॉक्टर, वो फर्रुखसियर को उस पीड़ा से, उस फोड़ा से राहत दिलवाता है। फर्रुखसियर को बड़ा आराम मिलता है, उससे बड़ा खुश हो जाता है फर्रुखसियर। फिर वही हमारे भारत के जो राजा महाराजा सुल्तान बादशाह की जो आदत है ना, मांगो जो मांगते हो मांगो, दूंगा मैं, सब कुछ दूंगा, इस टाइप से। तो यहां पर होता क्या है, सन 1717 में फर्रुखसियर, अंग्रेज मतलब उनको डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम लोग को क्या चाहिए, हम व्यापारी आदमी हैं, हमको व्यापार करना है, माल खरीदना है, बेचना है, बस खरीद बिक्री ही करना है, लेकिन जगह जगह पे टैक्स देना पड़ता है, बड़ा दिक्कत है, बहुत टैक्स देना पड़ता है। जगह जगह पे चुंगी घर, चुंगी टैक्स को बोला जाता था। ठीक, और जहां पर वो चुंगी देने का जगह होता था ना, उसको चुंगी घर बोला जाता था, टैक्स सेंटर। ठीक, तो जगह जगह पे चुंगी घर है जहां पर हमको टैक्स देना होता है, बहुत दिक्कत है, व्यापार करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पर फर्रुखसियर थोड़ा सा मनन करता है और उसके बाद फिर बोलता है चलो ठीक है, आज से तुमको कोई टैक्स नहीं देना है, बंगाल प्रांत में तुम लोग मात्र 3000 रुपए मुझे दे देना और पूरे बंगाल प्रांत में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मैं तुमको दे दूंगा। ठीक, इसको बोला गया
एक मतलब ये एक फरमान जारी करता है जिसको बोला गया दस्तक। क्या बोला गया? दस्तक। ठीक, तो क्या तय होता है? फर्रुखसियर क्या बोलता है कि बंगाल प्रांत के लिए तुम मुझे वर्ष में 3,000 रुपए दे देना और बदले में मैं तुमको क्या दूंगा? बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार पत्र, जिसको क्या नाम दे दिया गया? दस्तक। ठीक, जैसे एक होता है ना जो बुफे होटल्स में होता है ना, जो अनलिमिटेड खाना आप 150 रुपए 200 रुपए देते हैं और उसको मतलब जितना चाहे उतना खाओ, जितना रोटी खाना है खाओ, जितना चावल खाना है खाओ, जितना सब्जी खाना है खाओ, दाल खाना है खाओ, कोई सी भी सब्जी, पनीर की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, आप जितना खा सकते हो खाओ। आपको बस एक निश्चित राशि देनी होगी, 150 रुपए 200 रुपए 100 रुपए। 100 रुपए वाली मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगी, लेकिन 150 200 तक मिलती है बुफे थाली, अनलिमिटेड खा सकते हो आप। ठीक, तो बिल्कुल वैसा ही था दस्तक। मात्र 3,000 रुपए देना है वार्षिक और कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया बंगाल में, मतलब जितना चाहे व्यापार करो। अधिकार पत्र मिल गया था, जो चुंगी घर है दिखा दो भाई, हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। मुगल बादशाह ने फरमान जारी किया है कि हमको कोई टैक्स नहीं देना है, हमने ऑलरेडी बादशाह को दे दिया है। अब इस समय तक जो है ना 1717 तक जो बंगाल प्रांत है वो मुगलों के अधीनस्थ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी जो अलीवर्दी खां है, मुर्शिद कुली खां है, ये लोग जो है आगे चल करके बंगाल को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक, मुगलों से अलग कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग कभी घोषणा नहीं करते हैं कि उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया या वे मुगल साम्राज्य से अलग हो रहे, ऐसी उन्होंने कभी घोषणा नहीं की। तो एक तरह से देखा जाए तो आधिकारिक तौर पे जो बंगाल है वो काफी लंबे समय तक, जब तक अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधिकार में नहीं कर लिया, तब तक बंगाल जो है मुगलों के अधीनस्थ ही था आधिकारिक तौर पे। तो जो मुगल बादशाह जो भी फरमान जारी करता था ना, उसको बंगाल के नवाब भी मानने से मना नहीं कर सकते थे। ठीक, उसको इनकार नहीं कर सकते थे। मुगलों का इतना जलवा था। भले फर्रुखसियर की कोई औकात नहीं थी, उस फोड़े से पीड़ित था, बाद में उसका मर्डर वर्डर कुछ कर दिया जाता है, ठीक, वो अलग चीज है। ठीक, लेकिन जो पहले के जो मुगल बादशाह थे ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने जिस प्रकार से रूल किया था, जो विरासत बनाई थी, उसी के दम पर मुगलों की जो साख है ना, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी लगभग 150 सालों तक मुगल साम्राज्य बना रहता है। भले वो काफी कमजोर हो चुका होता है, लेकिन ये पहले के शासकों ने जो काम किया था उसी के दम पर ये चीजें जो है चलती हैं। ठीक, तो यहां पर ये दस्तक मिल जाता है इनको बंगाल प्रांत के लिए। अच्छा, यहीं पर एक और चीज है, 1717 में ही जो फर्रुखसियर एक और फरमान जारी करता है सूरत के लिए। ठीक, सूरत जो गुजरात में है, वहां बोलता है कि सूरत चूंकि बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, तो वहां पर थोड़ा सा पैसा ज्यादा डिमांड करता है। मुझे 10,000 रुपए वार्षिक देना और सूरत में कर मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, वो लोग हामी भर देते हैं। तो ये जो चीज था, इसको बोला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब यहां पर एक चीज और समझना कि इस टाइप का जो फरमान है ना, 1717 वाला फरमान, ये कोई नया नहीं था। ठीक, इससे पहले भी कुछ मुगल शहजादों ने इस टाइप के फरमान अंग्रेजों को जारी किए थे। ठीक, एक मुगल शहजादा हुआ और शाहजहां का बेटा शाह सूजा, शाहजहां का बेटा था शाह सूजा, जो कि बंगाल प्रांत का सूबेदार हुआ करता था, और उसने अंग्रेजों को कुछ ऐसा ही फरमान दिया था। होता क्या है कि अंग्रेज जो है ना, लगभग 1651 के आसपास की बात है, ये बंगाल प्रांत में भी अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे। ठीक, इधर काफी सारे एरियाज में वो पहुंच जाते हैं। ठीक, बंगाल की ओर ये लोग बढ़ते हैं और वहां पर बंगाल के सूबेदार के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि हमको भाई व्यापारिक अधिकार दीजिए, आप बंगाल में हम व्यापार करना चाहते हैं। ठीक, आपको भी इसमें फायदा होगा, हम आपको टैक्स देंगे। ठीक, बदले में आप हमें व्यापार करने दीजिएगा। ठीक, तो यहां पर जो शाह सूजा है वो शुरू में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है। होता क्या है कि शाह सूजा की एक बेटी होती है जो बहुत समय से बीमार होती है। दरअसल होता क्या है कि वो उसके हाथ में ना वो थोड़ी सी जल चुकी होती है, मतलब मामूली सा घाव होता है, लेकिन
थी तो भाई वो शहजादी ना छोटी सी चीज को लेकर के वो बैठ जाती है, बड़ी खाना पीना छोड़ देती है, बिल्कुल उदास उदास सी रहती है। तो उससे जो शाह शुजा है वो बड़ा परेशान रहता है कि भाई बेटी के चेहरे पर फिर से मुस्कान कैसे लाया जाए। ठीक, तो ये बात जो है वो अंग्रेजों को बताता है। होता क्या है ना, अंग्रेज जब जाते हैं तो अपने साथ डॉक्टर सब लेकर के चलते हैं। ठीक, कहीं बीमारी हो जाए या कुछ भी हो, किसी राजा के चापलूसी में भी हेल्प हो जाए। ठीक, तो वहां पर भी एक डॉक्टर होता है। तो शाह शुजा उस डॉक्टर को बताता है अपना प्रॉब्लम कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक, मेरी जो शहजादी है हाथ में थोड़ा सा जल गई है, घाव तो मामूली है लेकिन वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, और शहजादी उसको लेकर के बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। ठीक, तो यहां पर डॉक्टर देखता है और कुछ दवा लगाता है, और कुछ समय बाद जो शहजादी है वो ठीक हो जाती है। ठीक, तो यहां पर कहते हैं कि उसने वैसलीन का यूज किया था। अब यहां पर जो शाह शुजा है ये बड़ा खुश हो जाता है कि भाई ये तो बड़ा अच्छी चीज है। अब यहां पर इसी से खुश होकर के शाह शुजा जो है ना वो फिर अंग्रेजों को बंगाल प्रांत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान कर देता है। और यहां पर यही वाला बात उसने कहा था। ठीक, जो फर्रुखसियर ने कहा था ना, वो बोलता है कि 3,000 रुपए तुम दे देना मुझे और पूरे बंगाल प्रांत में कर मुक्त व्यापार करना। ठीक, ये किसने फरमान जारी किया था? बंगाल प्रांत के सूबेदार ने, सम्राट ने नहीं, ध्यान रखना, बादशाह ने नहीं किया था, ये सूबेदार ने किया था। भाई सूबेदार छोटा होता है ना बादशाह से। ठीक, तो इस चीज से जो है अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। हालांकि ये बीच बीच में इस वाले फरमान का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि शाह शुजा की जब मृत्यु हो जाती है तो अगले जो सूबेदार आते हैं वो इस टाइप का फरमान जारी नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन 1717 वाला जो फरमान था वो कोई नया नहीं था। लगभग 50-60 साल पहले बंगाल के सूबेदार ने इस तरह का फरमान जारी किया था। ठीक, बीच बीच में कुछ अन्य सूबेदारों ने भी इस तरह का फरमान जारी किया था, जिसमें एक निश्चित राशि बंगाल के सूबेदार को देनी होती थी, और ये राशि अधिकतर समय 3,000 रुपए ही हुआ करती थी, और पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता था, लेकिन ये थोड़े थोड़े समय के लिए। अब जो 1717 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फरमान जारी करने वाला कौन है? मुगल बादशाह। ठीक, और ये फर्रुखसियर के बाद भी वैलिड रहता है। फर्रुखसियर की मृत्यु होती है उसके बाद भी वैलिड रहता है ये फरमान। अब ये तो सूबेदार वाला था तो उतना इंपॉर्टेंट इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन ये किसने जारी किया? मुगल बादशाह ने। ठीक, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब इस दस्तक से या फिर इस फरमान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत माल कमाना शुरू कर देती है, क्योंकि व्यापार फ्री हो गया उनके लिए। 3,000 रुपए देना है, जितना चाहे उतना व्यापार करो। और ये लोग क्या करने लगे, इससे ये वाला जो अधिकार पत्र इनको मिला ना, तो ये बाकी व्यापारिक कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हुआ। डेनिस के लिए, फ्रांसीसियों के लिए, क्योंकि बंगाल प्रांत में अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना होता था। ठीक, लेकिन इनको टैक्स देना होता था, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों को, डेनिस को, इनको टैक्स देना होता था। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल प्रांत में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई वस्तु बेचती है तो वो सस्ती होगी, क्योंकि उनको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। ठीक, वही फ्रांसीसी उसी वस्तु को बेचेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो उनका वस्तु जो है थोड़ा महंगा होगा। ठीक, वैसे ही वहां से कोई सामान खरीदेंगे अंग्रेज और उस सामान को ब्रिटेन भेजेंगे तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, वही फ्रांस के जो व्यापारी हैं वो वही सामान खरीद करके फ्रांस भेजेंगे, यूरोप भेजेंगे, तो उनको टैक्स देना होगा। तो यहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान है वो सस्ते में यूरोप पहुंचेगा, और फ्रांसीसी कंपनी का जो सामान है वो थोड़े महंगे में पहुंचेगा। तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान है यूरोपीय बाजारों में सस्ता बिकेगा, फ्रांसीसी कंपनियों का जो सामान है वो थोड़ा महंगा बिकेगा, क्योंकि वो भाई टैक्स भी दे रहे हैं ना, तो उसको भी तो उनको निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसमें। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये फरमान मिला तो दूसरे व्यापारिक कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और ये लोग तो भाई बिल्कुल सिमट गए। डच तो भाग जाते हैं, डच भाग जाते हैं, डेनिस भाग जाते हैं, पुर्तगाली जो है ना गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली यहीं तक सिमट करके रह जाते हैं। ठीक, उसके बाद बचता है फ्रांसीसी। ये थोड़ा सा जद्दोजहद करता है अंग्रेजों को खत्म करने के लिए, अंग्रेजों की सत्ता को या फिर व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने की कोशिश करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से
धीरे से अब जो है ना अंग्रेज काफी पैसे वाले हो जाते हैं, काफी पैसा आ जाता है, तो इनके मन में अब कुछ क्षेत्रों को हस्तगत करने का ख्याल आना शुरू हो जाता है। हालांकि इस तरह का प्रयास सबसे पहले फ्रांसीसियों ने किया था, ठीक। तो अब यहां पर बाकी तीनों को हम छोड़ देते हैं, अब यहां पर कौन कौन रहेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक। अब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा, दोनों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया है, खास करके अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बना लिया है और फ्रांसीसी सेकंड नंबर पे हम बोल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर अंग्रेज जो है ना अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है कि भाई हम कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार करते हैं और इसके लिए ये क्या करते हैं, जो राजा महाराजा है ना उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो राजा महाराजाओं को कंट्रोल करे और अपने हिसाब से राजा महाराजाओं को बैठाए। देखो वर्तमान समय में बोला जाता है कि जो देश की सरकार है वो देश के उद्योगपतियों, जो व्यापारी हैं उनके जेब में है, जिनके पास पैसा होगा वो सबको कंट्रोल कर सकता है, ठीक। तो बोला जाता है ना मोदी सरकार अंबानी की जेब में, अंबानी देश को चला रहा है, इस टाइप से। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है, अंग्रेजों के पास अथाह पैसा है, फ्रांसीसियों के पास अथाह पैसा है, तो ये लोग जो है भारत के राजा महाराजाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और इस समय तक ना 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटना शुरू हो जाता है, धीरे से बंगाल उधर स्वतंत्र हो जाता है। क्या बोलना चाहिए, आधिकारिक तौर पर जो बंगाल है वो मुगल साम्राज्य का ही अंग होता है, लेकिन देखा जाए तो वो स्वतंत्र हो जाता है, ठीक। लेकिन कभी उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। इधर हैदराबाद अलग हो जाता है, मालवा अलग हो जाता है, अवध अलग हो जाता है, मैसूर में टीपू सुल्तान आ जाते हैं, मराठों का उत्थान होता है, ठीक। मतलब छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, ठीक। तो अब ये लोग जो हैं इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मुगल तो कमजोर हो गए, ठीक, मुगल कमजोर हो गए और छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए हैं, इन पर आराम से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इसी कारण से इन दोनों के बीच जो है आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और 3 युद्ध होते हैं जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये जो युद्ध थे ना ये कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे, इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध कहा गया। इसके अलावा इसको बोला जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक। तो ये 3 लड़ाइयां हुई थी, तीनों युद्धों का जो परिणाम था अलग अलग था, लेकिन अंतिम परिणाम जो है अंग्रेजों के पक्ष में होता है और भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं। फ्रांसीसियों को जो है ना भारत में सीमित कर दिया जाता है, उनको पौंडीचेरी का एरिया दे दिया जाता है, पौंडीचेरी, माहे, करिकाल, यमन, ये कुछ 4 क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं। बोला जाता है कि तुम यहीं तक रहो, यहीं पर रह करके तुम जो है थोड़ा मोड़ा व्यापार कर सकते हो, इससे आगे तुमको नहीं बढ़ना है। तो यहां पर अंग्रेजों ने अपनी सूझबूझ से फ्रांसीसियों को भी रास्ते से हटा दिया। अब अकेला खिलाड़ी कौन बचा है, अंग्रेज। और अंग्रेजों के सामने पूरा भारत पड़ा हुआ है, जिसको कि उन्हें लूटना है, जिसको कि उनको अपने नियंत्रण में लेना है, जिसको कि उसको अपने अधिकार में करना है, ठीक। अब वापस आते हैं हम लोग बंगाल में। अब बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति अमीर व्यापारी के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, अंबानी बोल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इस समय जो व्यापारी थे वो खाली अंग्रेजी नहीं थे, मुस्लिम व्यापारी भी थे, हिंदू व्यापारी भी थे। जैसे कि बंगाल की बात करें तो एक व्यापारी थे जगत सेठ, जगत सेठ, उस जमाने का इसको अंबानी कहा जाता है, बहुत पैसा इसके पास भी, ठीक। अगर बंगाल में हम लोग दूसरे व्यापारियों की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक कंपनी, जगत सेठ का भी मान लो एक कंपनी ही मान लो जगत सेठ को भी, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद और भी कुछ होते हैं व्यापारी, ठीक। जैसे अभी भी है ना हमारे यहाँ बजाज, बिरला, इस टाइप से वैसे ही, ठीक। तो जगत सेठ बहुत अमीर आदमी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बहुत अमीर आदमी। बंगाल में ये लोग जो है व्यापार कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिला हुआ है, जिसके सहायता से ये लोग जो है कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं, ठीक। और दस्तक के कारण दूसरे व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक। अब यहां पर ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अन्य व्यापारियों से, जैसे मान लो जगत सेठ के साथ इन्होंने सांठगांठ कर लिया और क्या करेंगे, जगत सेठ के माल को अपना बता करके उसको जो है कर मुक्त करवा लेंगे,
तो ऐसा करने लगे भारत के व्यापारी, जो अन्य जो व्यापारी हैं वो ऐसा करने लगे। तो इससे क्या होने लगा, बंगाल के जो नवाब हैं, क्योंकि बंगाल को स्वतंत्र कर लिया गया है लेकिन आधिकारिक रूप से बंगाल मुगल साम्राज्य का ही अंग है, ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक। तो इससे क्या होने लगा, बंगाल के नवाब को घाटा होने लगा, भाई टैक्स नहीं मिल रहा है, ये तो 3,000 रुपए मुगल बादशाह को दे दे रहा है, ठीक। हालांकि बाद में वो दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो दस्तक मिला था, जो फरमान मिला था, जो अधिकार पत्र मिला था, उसका इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, दुरुपयोग किया, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो बंगाल के नवाब का जो रेवेन्यू था वो घटने लगा, ये लोग अमीर होने लगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये इतने रिच हो जाते हैं कि वहां के नवाब को कंट्रोल कर सके, ठीक। समय आता है 1756 का, 1756, और इस समय बंगाल का नवाब बनता है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ये बंगाल का नवाब बनता है, 20-22 साल का नौजवान था, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं, ठीक, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं, उत्साही बहुत ज्यादा था, ठीक। जो जवान लड़के होते हैं उत्साही होते हैं, अनुभव नहीं होता है लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक। तो सिराजुद्दौला अनुभवहीन नौजवान ये बंगाल का नवाब बनता है सन 1756 में, ठीक। उत्साह भरपूर था कि भाई अंग्रेजों को यहां टिकने नहीं देना है, समझ गया था वो कि ये लोग जो है दस्तक वस्तक का गलत उपयोग कर रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। हालांकि इस समय तक इनके दिमाग में, बंगाल के नवाब या भारत के किसी भी शासक या भारत के किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि अंग्रेज जो हैं ये यहां पर अपनी सत्ता भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर होता क्या है, सिराजुद्दौला कमजोर था, तो यहां पर बंगाल के कुछ व्यापारी, जिनमें प्रमुख रूप से कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहल इन्हीं के द्वारा की गई थी। यहां पर ये लोग जगत सेठ को अपनी ओर मिला लेते हैं, ठीक। इसके अलावा और भी व्यापारियों को अपनी ओर मिला लेते हैं और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को भी अपनी ओर मिला लेते हैं, ठीक। और एक प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास पैसा है, हम व्यापारी लोग हैं, ठीक, हमारे पास पैसा है, हम व्यापारी लोग हैं, व्यापार करना हमारा काम है, लेकिन ये जो नवाब है हमको हमारे हिसाब से काम करने नहीं दे रहा है, ठीक। तो यहां पर ये लोग क्या प्लान करते हैं, मीर जाफर को पकड़ते हैं, बोलते हैं इसको अच्छा खासा खिलाते पिलाते हैं, पैसा वैसा प्रोवाइड करवाते हैं, बोलते हैं हम तुमको बहुत सारा पैसा देंगे, अच्छा खासा टैक्स देंगे, नजराने देंगे, गिफ्ट देंगे, और साथ ही साथ इसको ऑफर करते हैं कि तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक। एक षड्यंत्र रचा जाता है, ठीक, व्यापारियों के माध्यम से, और मीर जाफर को ऑफर किया जाता है कि तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या करना है, हमको सिराजुद्दौला को हटाना है, ठीक, सिराजुद्दौला को हटाना है और तुमको नवाब बना देंगे। तुमको नवाब बना देंगे तो भाई तुमको हम अच्छा खासा पैसा देंगे, बदले में तुम जो है हमारे हिसाब से काम करोगे, हमको फायदा हो वैसा काम करोगे। मीर जाफर तैयार हो जाता है, भाई बादशाह नवाब बनने का मौका मिल रहा है, कौन तैयार नहीं होगा, ठीक। तो यहीं से शुरू होती है प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था 1757 में, ठीक। तो ये लोग, इनका षड्यंत्र पूरा हो जाता है, ठीक, तैयार हो जाता है, और ये लोग जो है मिल जाते हैं सब एक दूसरे से, सब तैयार हो जाते हैं, ठीक। किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारा चीज तय किया जाता है। अब यहां पर सन 1757 में युद्ध होता है। अब युद्ध कुछ ऐसा हुआ था कि एक तरफ अंग्रेज होते हैं, दूसरे तरफ सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिल गया है, वो सिराजुद्दौला की ओर से ही युद्ध में शामिल होता है। लेकिन जैसे ही वो होता है ना, आक्रमण करके जो घोषणा किया जाता है, ठीक, तो वैसे टाइप का जब घोषणा होता है तो मीर जाफर अपनी सेना को लेकर के अंग्रेजों की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तो अंग्रेजों को खत्म ही कर देगा, क्योंकि अंग्रेज मुट्ठी भर थे और इसके पास जो है हजारों की संख्या में सैनिक थे, जो कि नवाब की सेना थी, ठीक। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में था, मीर जाफर के हाथ में था, जो कि सेनापति था। अब ये आगे बढ़ता है अंग्रेजों की ओर, और आगे जाकर के रुक जाता है और अंग्रेजों की ओर पीट करके सिराजुद्दौला की ओर मुंह कर लेता है। और इसका सीधा सा मतलब था धोखा। भाई आप जिससे युद्ध कर रहे हो ना, आमने सामने खड़े होते हो, जैसे कि मैं अगर किसी से लड़ रहा हूं तो उसका मुंह मेरा मुंह दोनों आमने सामने होगा ना, और मेरा कोई अगर साथ दे रहा है तो उसका मुंह भी इसी तरफ होगा, ठीक। तो ऐसे ही होता है, इधर अंग्रेज खड़े हैं, इधर सिराजुद्दौला खड़ा है, मीर जाफर ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक, और बाद में जाकर के ऐसे
मुड़ जाता है। ठीक, तो यहां पर सिराजुद्दौला का जो सर चकरा जाता है कि भैया ये क्या हो गया, और बाद में फिर जो है ना सिराजुद्दौला को यहाँ पर हार होती है। उसके कुछ थोड़े बहुत जो विश्वास पात्र होते हैं थोड़े समय तक लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी सेना थी वो मीर जाफर के साथ गद्दारी कर चुकी है। ठीक, तो ऐसे में युद्ध का जो परिणाम है वो अंग्रेजों के पक्ष में होता है। आगे चल करके सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, और जैसा कि डिसाइड हुआ था मीर जाफर को नवाब बनाया जाना है, तो सन 1717 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है, और ये 1760 तक बंगाल का नवाब रहेगा। और इस समय तक ना इन 4 सालों में अंग्रेजों ने मीर जाफर से काफी कुछ वसूला। ठीक, लेकिन वो जो बंगाल की जो स्थिति है वो काफी खराब हो जाती है। भाई कितना ही देगा, पूरा खजाना खाली हो जाता है। ठीक, तो मीर जाफर जो है थोड़ा सा आनाकानी करना शुरू कर देता है, तो अंग्रेज जो है देखते हैं भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा है हमारे हिसाब से, तो 1760 में मीर जाफर को हटा दिया जाता है। इसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया जाता है। ठीक, मीर कासिम को, यही सब मिलकर के जगत सेठ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक, लेकिन इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, जो कि मीर जाफर का दामाद था। अब मीर कासिम से भी बोला जाता है कि भाई हम तुमको नवाब बनाएंगे, लेकिन बदले में तुम हमको क्या दोगे, पैसा दोगे, व्यापारिक अधिकार दोगे, हमारे हिसाब से काम करोगे, जो भी कानून बनाओगे हमारे लिए बनाओगे, हमारे हित में बनाओगे, न कि जनता के हित में। ठीक, तो मीर कासिम शुरू में तो हाँ बोल देता है, लेकिन बहुत जल्दी इसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं इनके हिसाब से चलता रहा तो मैं कठपुतली बन के रह जाऊंगा, और कभी भी ये लोग मुझे अपने ससुर के जैसे निकाल फेंकेंगे। ठीक, तो मीर कासिम जो है थोड़ा सा दिमाग लड़ाता है, अपनी सेना को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, अपनी राजधानी बदल देता है। ठीक, और थोड़ा बहुत अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है। अंग्रेज देखते हैं कि भैया इसको तो हम ही लोगों ने गद्दी पर बैठाया था और ये तो उल्टा काम कर रहा है। ठीक, तो भाई ये किंग मेकर है। ठीक, किंग मेकर हैं, तो क्या करते हैं, मीर कासिम को गद्दी से हटा देते हैं सन 1763 में, और फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। ठीक, भाई इनको लगता होगा भाई मीर जाफर कम से कम देता तो था, ऐसा उलझुल हरकत तो नहीं करता था, ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता होगा, और मीर जाफर को फिर से 1763 में बंगाल की गद्दी में बैठा दिया जाता है। ठीक, अब इन 3 वर्षों में मीर कासिम ने जो है ना थोड़ी सी बंगाल की स्थिति को सुधार ली थी, अपना जो खजाना भी है वो भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा भर लिया था। तो यहां पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध होता है 1763 में। ठीक, लेकिन इन तीनों युद्धों में मीर कासिम की पराजय होती है। अब मीर कासिम जो है सोचता है भाई मैं तो अकेले इनसे निपट नहीं पाऊंगा, वो अपना पूरा खजाना वजाना लेकर के जो है बंगाल से भाग जाता है, पहुंच जाता है सीधा अवध के नवाब के पास, इलाहाबाद में। ठीक, अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला। ठीक, अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला, और यहीं पर इलाहाबाद में वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से तो मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति से मिलता है। वो व्यक्ति था मुगल बादशाह शाह आलम। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम होता है, और उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो इलाहाबाद में आकर के रह रहा था। दरअसल उधर वो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है ना 1761 में, तो उसके चलते जो है उसको इधर आकर के शरण लेना पड़ता है इलाहाबाद में। ठीक, वो अलग स्टोरी है, उसको हम लोग अलग से जानेंगे। ठीक, तो शाह आलम भी यहां मिलता है इलाहाबाद में। अब यहां पर जो मीर कासिम है ये अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि भाई किस तरह से अंग्रेज जो है बंगाल में उधम मचाए हुए हैं, सिराजुद्दौला को उन्होंने मार दिया। ठीक, मीर जाफर को गद्दी में बैठा दिया, उसके बाद मेर को बैठा दिया था, फिर उसके बाद फिर से मेरे ससुर मीर जाफर को बैठा दिया। मतलब वो लोग वहां पर जो है किंग मेकर बन गए हैं, नृप निर्माता बन गए हैं, जिसको चाहे गद्दी पर बैठा रहे हैं, जिसको चाहे गद्दी से उतार रहे हैं। ठीक, अपने हिसाब से वो नवाब सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये लोग देखते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि भाई अंग्रेजों को रोकना होगा, ऐसा होगा तो फिर तो बड़ा दिक्कत है। ठीक, तो यहां पर ये तीनों तय करते हैं कि हम लोग तीनों नहीं बोलना चाहिए, दोनों
सुजाउद्दौला और शाह आलम ये दोनों मीर कासिम को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों इसकी मदद क्यों करेंगे? भाई कोई किसी की मदद फ्री में नहीं करता है। यहां पर सुजाउद्दौला जो है वो मीर कासिम जो अपने साथ खजाना लेकर के आया था ना, उस पर उसकी नजर थी। ठीक, दूसरी तरफ शाह आलम ये जो है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि जो बंगाल है वो मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग है। इस समय भी आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य जो है बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का अंग है आधिकारिक तौर पर, ठीक, कागजों में दिखाने के लिए। ठीक, तो उस चीज को हकीकत करना था। ठीक, तो फिर से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था शाह आलम। तो ये दोनों के कारण थे मीर कासिम की सहायता करने के लिए। अब तीनों जो है सेना वेना इकट्ठा कर लेते हैं और तीनों की संयुक्त सेनाएं आगे बढ़ना शुरू कर देती है बंगाल की ओर। तो यहां पर अब अगला जो युद्ध होगा वो होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में। ठीक, बक्सर बिहार में है। ठीक, तो जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि मीर कासिम ने शाह आलम सुजाउद्दौला इनसे सांठगांठ कर ली है, तो वो लोग भी अपनी सेना वेना लेकर के आ जाते हैं। अब यहां पर एक तरफ तीनों शासकों की संयुक्त सेनाएं और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो यहां पर युद्ध होता है। हालांकि युद्ध ऐसा नहीं है कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई ऐसे टाइप का कोई युद्ध हुआ होगा, नहीं, छोटा मोटा झड़प होता है। होता क्या है कि जो शाह आलम है मुगल बादशाह, जैसे ही वो युद्ध क्षेत्र में आता है ना, वो सीधा अंग्रेजों के खेमे में चले जाता है, अंग्रेजों के शिविर में चले जाता है और बातचीत करना शुरू कर देता है कि भाई अब देखो, हमने तो तुमको 3000 रुपए में बंगाल प्रांत में व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो उस हिसाब से तुम लोग काम करो, ऐसे कुछ मतलब वो बात करना शुरू कर देता है। तो वो युद्ध में वो भाग ही नहीं लेता है। ठीक, इधर जो सुजाउद्दौला था भाई वो भी ढुलमुल रवैया अपनाता है। ठीक, अकेला मीर कासिम जो है थोड़ी देर ठुड़ुंग लुड़ुंग करता है। ठीक, लेकिन कुछ उसको कामयाबी नहीं मिलती, युद्ध क्षेत्र से उसको भागना पड़ता है। आगे चल करके 1772 में उसकी कहीं डेथ हो जाती है। ठीक, तो यहां पर बड़ी ही आसानी से अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध को जीत लेते हैं। इसके बाद ठीक 1 साल बाद एक संधि होती है जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। सन 1765 में इलाहाबाद की संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर होता क्या है, इसकी कुछ शर्तें हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद की संधि में अब पहले जैसे अवध का नवाब हो गया सुजाउद्दौला और इधर मुगल बादशाह शाह आलम, इन्हीं दोनों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई आप ही के कारण युद्ध हुआ और हमको जो है युद्ध में नुकसान हुआ, तो उसका हर्जाना तो आप लोगों को देना होगा। ठीक, तो दोनों के साथ अलग अलग संधियां होती है। यहां पर जो मुगल बादशाह शाह आलम के साथ जो संधि होती है ना इलाहाबाद की संधि में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम से कुछ अधिकारों की मांग करते हैं और शाह आलम उन अधिकारों को देना स्वीकार कर लेता है। क्या थे वे अधिकार, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर जो संधि की पहली शर्त होती है, या फिर हम ये कहें शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिया गया, क्या था वो अधिकार? तो सबसे पहला जो अधिकार था वो था बंगाल प्रांत में दीवानी प्राप्त करने का अधिकार। बंगाल प्रांत में दीवानी प्राप्त करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं। ठीक, दीवानी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता है किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी का मतलब है राजस्व वसूल करने का अधिकार, और ये बहुत जबरदस्त चीज अंग्रेजों को मिला। ठीक, तो राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता है सन 1765 में इलाहाबाद की संधि से। ठीक है, यहां पर होता क्या है, अंग्रेज जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते, जैसे उनका आदत है ना चापलूसी करना। भले उन्होंने मतलब शाह आलम को पराजित किया था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक, तो वहां पर वो नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई जो बादशाह आप ही जो है बंगाल के सब कुछ है, करता धरता है, लेकिन हमको जो है बंगाल से अलग मत करिए, हम लोग आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकते हैं। ठीक, तो यहां पर डिमांड की जाती है कि हमको जो है बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दीजिए। बंगाल प्रांत तो आप ही का है, मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग है, तो यहां से राजस्व वसूल करने का अधिकार आप हमें दे दीजिए। ठीक, अब किसी ना किसी को तो देना ही था ना। ठीक, अब ये एक तरह से व्यापारी टाइप के हैं, जमींदार टाइप के बन गए हैं, कलकत्ता इनका है ना। ठीक, तो यहां पर इनको बंगाल प्रांत का राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद देखिएगा निजामत
निजामत मतलब शासन करने का अधिकार, ठीक। निजामत मतलब शासन करने का अधिकार, ये दिया जाता है बंगाल के नवाब को। जो भी बंगाल का नवाब होगा वो निजामत देखेगा, शासन करेगा। मतलब जनता की सेवा, जनता की सेवा करना, कृषि के लिए काम करना, एजुकेशन हेल्थ के लिए काम करना, वो सब किसके पास होगा? नवाब के पास होगा। और राजस्व वसूल करने का काम कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसी में एक और चीज तय होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि बंगाल का दीवानी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, बदले में बादशाह को भी तो कुछ मिलेगा ना। तो यहां पर एक तय होता है कि बादशाह को वो लोग जो है कुछ रुपए हर साल देंगे। बहुत बड़ी राशि होती है वो, तो उससे जो है बादशाह भी खुश हो जाता है कि भाई चलो मेरे को भी पैसा मिल रहा है और ये लोग वहां वसूल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बंगाल तो मेरा हो गया, इस टाइप से, ठीक। और दूसरी तरफ ये तय होता है कि बंगाल के नवाब को बंगाल में शासन करने के लिए कुछ पैसा देगी। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से जो भी राजस्व कलेक्ट करेगी, जितना भी कर वसूल करेगी, उसमें से एक हिस्सा जो है वो मुगल बादशाह को देगी और एक हिस्सा जो है बंगाल के नवाब को देगी, और उसके बाद जो भी बचा वो किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और बंगाल में कितना कर लेना है, कितना टैक्स लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो उनको जितना वसूल करना है वसूल करेंगे, और जितना तय है उतना मुगल बादशाह को दे देंगे और उतना बंगाल के नवाब को दे देंगे, ठीक। तो ये जो चीज था, ये भारतीय इतिहास में हम बोल सकते हैं, या फिर भारत अंग्रेजों का जो गुलाम बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था ये चीज, ठीक। तो अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया है? मीर जाफर को, ठीक। उस बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बच्चों को बना दिया जाता है, ठीक। और ये जो चीज है ना 1772 तक चलेगा, 1772 तक चलेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से जो है बंगाल में नवाबों को बिठाएगी, उनको जब चाहे तब उठाएगी, फिर किसी और को बिठाएगी। तो ये चीज जो है लगभग 7-8 साल तक चलेगा। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थोड़े से बोर हो जाते हैं कि भाई ये फालतू का चल रहा है कि हम लोग जो है किसी को भी राजा बना रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, क्यों ना हम लोग नवाब को हटा दें और सीधे सीधे बंगाल में रूल करें, ठीक। सीधे सीधे बंगाल में रूल करें। तो यहां पर सबको बात जम जाती है। और 1772 में ये वाली जो व्यवस्था है ना, इसको बोला जाता था द्वैध शासन, ठीक। इस वाली व्यवस्था को क्या बोला जाता था? द्वैध शासन। अब द्वैध शासन को समझते हैं थोड़ा सा। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। एक ही प्रांत है लेकिन वहां पर शासन करने का अधिकार किसी और को है, जनता की सेवा करने का अधिकार, ठीक। पैसा वसूलने का काम कोई और कर रहा है, ठीक। तो यहां पर दोहरा शासन हुआ ना, पैसा कोई और वसूल कर रहा है और काम कोई और कर रहा है, ठीक। तो यहां पर लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है और भार किसको मिल रहा है? बंगाल के नवाब को। तो इसको द्वैध शासन बोला गया, ठीक। तो द्वैध शासन वाली जो प्रणाली है ये 1772 तक चली और 1772 में इस द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया और अंग्रेजों ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया और नवाब को पेंशन वेंशन देने की व्यवस्था की, जो कि कुछ साल तक देते हैं, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक। इसके बाद बंगाल में शुरू हो जाता है गवर्नर जनरल वाला सिस्टम, ठीक। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है और यहां से फिर शुरू हो जाता है भारत में अंग्रेजों की सीधा शासन करना, या फिर हम कहें यहां से शुरुआत हो जाती है भारत का अंग्रेजों का गुलाम बनना, ठीक। तो भारत में बंगाल वह पहला प्रांत था, वह पहला क्षेत्र था जो कि अंग्रेजों का गुलाम बना और पूरे बंगाल को इन्होंने अपनी क्या बोलना चाहिए, मिल्कियत बना ली, वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। और इसके बाद फिर अपने राज्य का विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया। धीरे से इन्होंने जो है मैसूर को जीत लिया, मराठों के क्षेत्रों को जीत लिया, अवध को जीत लिया, हैदराबाद को जीत लिया, पंजाब को जीत लिया, पूरे भारत को ये लोग जो है कैप्चर कर लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक। तो वीडियो लेक्चर को यही हम लोग खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया और
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है व्यापार करने के उद्देश्य से, और वो किस तरह से धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार प्राप्त करते हैं और इतने अमीर हो जाते हैं कि यहाँ के राजाओं को नियंत्रण करने की क्षमता रखना शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ ये भी है कि हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे वो भी कमजोर हो गए थे ना औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया और अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर अपनी हुकूमत बनाए रखी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो के संबंध में कोई भी अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।